आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो बेटा चैप्टर के नाम से ही पता पड़ रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। दैट मीन्स हम क्या पढ़ेंगे, हम लोग एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले क्या हमें पता है कि व्हाट इज एटम? एटम क्या है? क्या है हम ये बात जानते हैं कि एटम क्या है? जानते हैं क्या है एटम? तो हम क्या बोलते हैं कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। नॉर्मली हम क्या पढ़ते हैं, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स एंड एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स। और हर एक चीज किससे मिलके बनी है? मेड अप ऑफ एटम्स। और ये बात किसने बोली थी? ये बात बोली थी हमें सर जॉन डाल्टन ने। किसने बोली ये बात? ये बात हमें बोली थी सर जॉन डाल्टन ने। जब सर जॉन डाल्टन ने सबसे पहले एटम के बारे में बताया तो बाकी साइंटिस्टों ने इस बात को सुना, कह रहे भाई अच्छा एटम नाम की भी कोई चीज होती है। तो साइंटिस्टों के अंदर एक एक्साइटमेंट हुई कि अगर कोई चीज सबसे स्मॉलेस्ट है तो यार उसका कोई ना कोई शेप भी होगा, कोई ना कोई स्ट्रक्चर भी होगा। हो सकता है एटम कैसा हो? स्फेरिकल हो सकता है एटम कैसा हो? क्यूबिकल हो। कैसा हो? क्यूबिकल हो सकता है एटम क्यूबॉइडल हो सकता है एटम ट्राइगोनल हो सकता है एटम पिरामिडल हो। एटम का तो कुछ भी शेप हो सकता है। तो साइंटिस्टों के अंदर क्या हुई, एकदम एक्साइटमेंट हुई कि भाई अगर कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है दैट मीन्स उसका कोई ना कोई शेप या स्ट्रक्चर तो होगा। और इस चीज को सबसे पहले स्टार्ट किसने किया? जे थॉमसन ने। किसने किया? जे थॉमसन। तो हम लोग सबसे पहले कौन सा मॉडल पढ़ते हैं? हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं जे थॉमसन मॉडल, जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। अच्छा, जब हमने जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल पढ़ा तो वहां पर क्या हुआ? देखो सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल है ये, सबसे पहला मॉडल है और सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल है। सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल क्यों है? क्योंकि भाई इसी आदमी ने इस चीज की स्टार्टिंग की। अगर ये एटम का मॉडल स्टार्ट ही नहीं करते तो बाकी साइंटिस्ट तरफ जा ही नहीं पाते, बाकी साइंटिस्ट एटम के बारे में बता ही नहीं पाते। या वो पता पड़ता कि 100 साल बाद कोई साइंटिस्ट सोच रहा है कि हाँ भाई एटम का क्या हो सकता है, कोई ना कोई मॉडल हो सकता है। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है इन सब चीजों के लिए? जे थॉमसन। तो एटम के बारे में जब मॉडल की बात करते हैं तो जब भी जे थॉमसन आए तो एक बार हाथ जोड़ के नमस्कार जरूर कर लो भाई, इन्होंने ही शुरू किया है अपना मॉडल। नाउ उसके बाद हम लोग और कौन सा मॉडल पढ़ेंगे इस चैप्टर में? हम लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इसको हम लोग रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल मॉडल भी बोलते हैं। तो कुछ चीजें जे थॉमसन ने बताई, कुछ चीजें उसको एडवांस करके रदरफोर्ड ने बताई। जब रदरफोर्ड ने कुछ बातें बताई तो उनके बाद आ गए नील्स बोहर ने अपना मॉडल दे दिया। वो रदरफोर्ड के मॉडल से भी एडवांस मॉडल था। दैट मीन्स सबसे पहला मॉडल किसने दिया? जे थॉमसन। उसको एडवांस करके, उसको मॉडिफाई करके, उसको इंप्रूव करके किसने दिया? रदरफोर्ड ने। और रदरफोर्ड को इंप्रूव करके किसने दिया? नील्स बोहर ने दिया। और नील्स बोहर के बाद अब जो हम सबसे एडवांस मॉडल पढ़ रहे हैं वो है हमारा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। अब जब मैं बात करता हूं जे थॉमसन के मॉडल के बारे में तो जे थॉमसन ने नॉर्मली क्या किया? इन्होंने बोल दिया कि भाई एटम कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। कैसा होता है? स्फेरिकल होता है और सॉलिड होता है। देखो ध्यान से सुनो, स्फेरिकल होता है और सॉलिड बोलता है। दैट मीन्स शेप के बारे में कहां से बताया गया? जे थॉमसन ने ही सबसे पहले एटम के शेप के बारे में बताया। अगर जे थॉमसन नहीं होते तो एटम का शेप ही नहीं पता चल पाता। जब जे थॉमसन ने बताया एटम के शेप के बारे में तो फिर रदरफोर्ड ने देखा कि अच्छा एटम सॉलिड है। जे थॉमसन क्या बोल रहे हैं? एटम सॉलिड है। तो रदरफोर्ड ने अपना अल्फा पार्टिकल मॉडल यूज किया। तो जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल का एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने देखा एटम कैसा है? स्फेरिकल है। कैसा है? स्फेरिकल है लेकिन हॉलो है। कैसा है? हॉलो। अभी हम बस ओवरव्यू देख रहे हैं। इन हर एक एक्सपेरिमेंट को, हर एक टॉपिक को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हर एक लेक्चर में, है ना। तो स्फेरिकल है और होलो है। दूसरा रदरफोर्ड ने और क्या बोला? रदरफोर्ड ने बोला कि भाई जब भी आप एटम की बात करते हो ना तो एटम का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है?
वो हमारा प्लेनेटरी स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? प्लेनेटरी स्ट्रक्चर है। प्लेनेटरी स्ट्रक्चर का मतलब कैसे? जैसे हमारा सन है, सन के अराउंड क्या होता है? बहुत सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। सन के अराउंड क्या कर रहे हैं? बहुत सारे प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं। उसी तरह रदरफोर्ड ने क्या बोला? एटम में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अराउंड बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं? रिवॉल्व कर रहे होते हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। किसने बोला? रदरफोर्ड ने। कैसा मॉडल है? प्लैनेटरी मॉडल है। जरा बोलो, जरा जे थॉमसन ने क्या किसी शेल या सब शेल किसी टर्म का यूज किया? नहीं किया। तो सबसे पहले शेल टर्म का यूज किसने किया? जे थॉमसन ने नहीं किया, रदरफोर्ड ने किया है। हाँ, किसने किया? रदरफोर्ड ने किया। रदरफोर्ड ने क्या किया? आपका शेल टर्म दी, या फिर उसी को क्या बोल दिया? ऑर्बिट बोल दिया। तो ऑर्बिट और शेल दोनों क्या होती हैं? सेम होती हैं। दैट मीन सबसे पहले शेल या ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट कौन लेके आए? रदरफोर्ड लेके आए। आफ्टर दैट जब रदरफोर्ड ने ये मॉडल दिया तो इस मॉडल की भी कुछ लिमिटेशंस थी, जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व तो कर रहा है, लेकिन जब मूव कर रहा है तो अपनी एनर्जी लूज करेगा। जब एनर्जी लूज करेगा तो धीरे 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 मूव करते करते वो टकरा जाएगा किससे? न्यूक्लियस से, और एटम क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये लिमिटेशन है रदरफोर्ड की। तो अब इस चीज को किसने एक्सप्लेन किया? इसको एक्सप्लेन करने के लिए है आपके नील्स बोहर। कौन है? नील्स बोहर। नील्स बोहर ने बोला कि भाई जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, तो उस इलेक्ट्रॉन पे दो तरह के फोर्स लग रहे होते हैं। एक लग रहा होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो न्यूक्लियस की तरफ लग रहा होता है, एंड द सेकंड वन इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो न्यूक्लियस के उस तरफ लग रहा है। तो दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस से स्ट्राइक नहीं करेगा और कभी भी न्यूक्लियस खत्म नहीं होगा। तो रदरफोर्ड के ड्रॉबैक जो था उसको किसने एक्सप्लेन किया? नील्स बोहर ने एक्सप्लेन किया। लेकिन नील्स बोहर की भी लिमिटेशन थी। क्या लिमिटेशन थी? नील्स बोहर का जो मॉडल था ना, वो वैलिड था किसके लिए? वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। वैलिड था किसके लिए? फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। लाइक सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज मतलब जैसे मैंने बोला हाइड्रोजन एटम, या मैंने क्या बोल दिया? हीलियम पॉजिटिव एटम, या फिर लिथियम 2 पॉजिटिव एटम, बेरिलियम 3 पॉजिटिव एटम। यानी उन एटम्स के लिए वैलिड था जिनके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्योंकि ये इस बात को नहीं बता पाए कि अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो आपस में क्या करेंगे? उनमें रिपल्शन भी तो होगा। तो उन चीजों को इन्होंने क्या किया? नेग्लेक्ट कर दिया, और नेग्लेक्ट करके सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग इसको एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद यहां पर भी जो बातें थी वो सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड थी कहां तक? ऑर्बिट तक। इन्होंने भी किसके बारे में बात की? ऑर्बिट और शेल के बारे में ही बात की। दैट मीन्स रदरफोर्ड और नील्स बोहर ऑर्बिट और शेल तक ही सीमित रहे। लेकिन जैसे ही आता है हमारा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल शेल के बारे में तो बात करता ही है, लेकिन शेल के साथ साथ वो सब शेल के बारे में भी बात करता है, और सब शेल के साथ साथ वो ऑर्बिटल के बारे में भी बात करता है। और देखो आज तक जो मॉडल पढ़ते थे कैसा पढ़ते थे भाई? बीच में न्यूक्लियस है, चारों तरफ क्या हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हमारा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया सारी चीजें बदल गई। क्यों? क्योंकि ये मॉडल जो है वो बेस्ड है किसके ऊपर? ऑर्बिटल के ऊपर। क्या होते हैं ऑर्बिटल? तो ऑर्बिटल्स वो स्पेस होता है या वो जगह होती है जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। तो अगर हम ऑर्बिटल को डिफाइन करेंगे तो बोल सकते हैं रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। देखो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन थी, क्लियर हो गया। अब इन्होंने जब अपना मॉडल दिया तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि भाई सबसे पहले आता है एस ऑर्बिटल। सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल आएगा? एस ऑर्बिटल। अब मैं 2D बना रहा हूं क्योंकि मेरे पास व्हाइट बोर्ड है। नॉर्मली ये स्ट्रक्चर कैसा है? 3 डायमेंशन, यानी एक स्फेरिकल रीजन है जिसमें क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, और इसको हम बोलते हैं 1s। आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पढ़ी होंगी जो अभी 11th में आई है, उन्होंने नहीं पढ़ी है तो वो परेशान ना हो। जो ड्रॉपर है या 12th वाले जो इसको देख रहे हैं उन्होंने पढ़ी हुई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वो जरा रिलेट कर लो। 1s के बाद क्या आता है? 1s के बाद आता है 2s। 1s के बाद 2s आता है,
एंड 2s क्या है, ऑर्बिटल है, फिर उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन देखते हैं। फिर क्या आता है, फिर आता है 2p, और फिर किसके अकॉर्डिंग, 2p के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन देखते हैं। फिर क्या आता है, फिर आता है हमारा 3s, फिर आता है 3s। तो इस तरह से क्या होता है, एटम का मॉडल है। ये कौन सा मॉडल है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जो आज तक अभी तक का सबसे एडवांस मॉडल है। क्लियर है। नाउ अब ये था हमारा एक ओवरव्यू। अब हर एक टॉपिक को, हर एक मॉडल को अच्छे से पढ़ेंगे। हर एक लेक्चर में एक मॉडल को आपको एक्सप्लेन करूंगा। साथ में यहाँ पर जो हमने बोला था कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इस बात को हमने गलत भी प्रूफ कर दिया था। क्या एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है? नहीं, एटम के अंदर तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी होते हैं। दैट मीन्स एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, प्रोटॉन की कैसे हुई, न्यूट्रॉन की कैसे हुई, जे थॉमसन ने क्या बोला, क्या ड्रॉबैक थे, रदरफोर्ड ने क्या बोला, नील्स बोर ने क्या बोला, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ने क्या बोला, इन सब के क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं। तो इन सबको हम लोग करेंगे कवर नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही, ये बस एक ओवरव्यू था।